सुभाष पांडे महोदय। आपका शैक्षिक एवं अनुसंधान क्षेत्र में योगदान अद्वितीय है। आपने अपनी विद्वत्ता एवं नेतृत्व क्षमता से अनेकों शोधार्थियों को आलोकित किया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आएं और अपने वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारी आवाज जा रही है आप लोगों तक? आम श्रूयते। यस्योदयास्त समये सुरमुकुट निकृष्ट चरण कमलोपी कुरुतंजलिम त्रिनेत्रः सजयति धामना निधि सूर्यः। संस्कृत एवं संस्कृति विकास संस्थान से जुड़े इसके जो भी पदाधिकारीगण हैं, इन लोगों को मैं शुभाशीष एवं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हमारे सबसे आत्मीय डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी, डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, अनामिका जी, प्रोफेसर अंजू सेठ जी, राधा गोविंद त्रिपाठी जी, इस संस्कृत एवं संस्कृति जो कार्यक्रम जैसे अभी भार्गव जी ने बताया कि कई राज्यों में प्रसारित हो रहा है, यह अद्भुत एवं अलौकिक है। बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए, राष्ट्रस्य प्रतिष्ठा द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उन्नति के दो ही मूल मंत्र हैं, संस्कृत एवं संस्कृति। जब तक हम अपने भाषा और संस्कृति का संवर्धन नहीं करेंगे, राष्ट्र का उन्नयन होना असंभव है। अब संस्कृति की रक्षा धर्म मूलक होना चाहिए। संस्कृति में आडंबर नहीं होना चाहिए। जो हमारे ऋषियों के द्वारा कही गई ग्रंथों में जो बातें हैं, उसी का अनुपालन करना चाहिए, न कि अपने मन की बातों को यथायोग्य कह करके और समाज को दिग्भ्रमित करना चाहिए। हमारे संस्कृति में विश्व की कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें वसुधैव कुटुंब का पूरे जगत को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, और वह केवल भारतीय संस्कृति है। मैं इसी भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत में जो हमारे वेदांगों में ज्योतिष शास्त्र है, पल्लवित और पुष्पित भी हो रहा है। भारत ही नहीं, पूरे कई देशों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, भले वह हमारा तिब्बत हो, चीन हो, या ईरान हो, भाषा अलग है, लेकिन किसी न किसी रूप में हमारे संस्कृति का और संस्कृत का समावेश हर जगह व्याप्त है। इतना तक कि आज के परिवेश में जो हमारे संस्कृत के साथ चल करके वैज्ञानिक भी बहुत बहुत बड़े संगणक का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि संस्कृत के अध्येता हैं और संस्कृति के पालक हैं। अन्य धर्मों में, अन्य संस्कृतियों में स्त्री को धर्म के स्वरूप नहीं माना गया है, स्त्री को केवल भोग के स्वरूप माना गया है। लेकिन यह हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें स्त्री को धर्म के स्वरूप मानी गई है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये कहाँ की संस्कृति है? अन्य संस्कृति में जाके देखिए, कहीं पिता को, माता को, भ्राता को, अतिथि को देवता का स्वरूप दिया गया हो। यह हमारी मूल संस्कृति का ही जड़ है। मैं इस संस्थान के जो हेडिंग था,
मैंने इस पर कहा, मैं मूल विषय पर आता हूं जो अभी मृत्युंजय तिवारी जी ने वक्तव्य दिया। देखिए, मैं बहुत विषय के अंदर नहीं जाना चाहता हूं। लास्ट में जो भी मैं बोलूंगा, अगर किसी की कोई इस पर जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं यथायोग्य आप लोगों के प्रश्नों का भी उत्तर दे देंगे, इसलिए कि इस समय समाज में सबसे ज्वलंत जो समस्या है, दाम्पत्य जीवन। विवाह तो हो जा रहा है, कहीं पत्नी दुखी है, कहीं पति दुखी है, कहीं परिवार दुखी है। दो चीज होना चाहिए। देखिए, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता अच्छी चीज है, स्त्री में भी होनी चाहिए और पुरुष में भी होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता में तंत्र जुड़ा हुआ है। तंत्र माने नियम, कानून। हम एक गृहस्थ आश्रम में एक नियम से आबद्ध होकर के जब जीवन यापन करेंगे तो इहलौकिक और परलौकिक दोनों में गति मिलेगी। लेकिन जब हम स्त्री या पुरुष स्वच्छंद होके विचरण करने लगेंगे तो न हमारे संस्कृति का विकास होगा, न हमारे संस्कृत का विकास होगा, न हमारे शास्त्र का विकास होगा, और न हमारे परिवार का विकास होगा। भास की एक पुस्तक है, स्वप्नवासो दत्तम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वच्छंदम विहरन्ति काम वसगा। उन्होंने एक सूक्ति है कि प्रकृति वर्णन में वो कह रहे हैं कि पशु पक्षी जो है काम के वशीभूत होके स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो जब व्यक्ति कामना के वशीभूत होता है तो वह स्वच्छंद विचरण करता है, स्वतंत्र नहीं। इसीलिए विवाह करने के समय हमारे यहाँ ऋषियों के द्वारा जो प्रणीत शास्त्र है, संहिताएं हैं, आचार्यों ने बड़े सम्यक रूप से उसका विवेचन किया है। आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है कि जो हमारे यहाँ कहा गया वो विज्ञान में भी है। जब तक हमारे साथ विज्ञान नहीं जुड़ेगा तब तक न हमारे राष्ट्र का विकास होगा, न हमारी संस्कृति का विकास होगा। हम उनके साथ जब जुड़ना शुरू करेंगे तो हमारे शास्त्रों में भी विक्षेप आएगा और हमारे संस्कृति में भी विक्षेप आएगा और हमारे जीवन में भी विक्षेप आएगा। उनको जब हमारे शास्त्रों के साथ जुड़ करके, अभी कुछ दिन पहले एक मीडिया कर्मी ने हमसे पूछा कि आप लोग विवाह में मिलापक करते हैं, जिस जगह पे जिन धर्मों में मिलापक नहीं होता है उसकी वहां क्या स्थिति रहती है, वहां भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे कोई ऐसा धर्म और पंथ उठा के देख लीजिए जहां पर अगर मिलापक विचार बिना किए विवाह होता है तो उसकी स्थिति क्या है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं किसी धर्म के पंथ का, जो पहले मैंने कहा कि स्त्री को केवल भोग रूप में माना जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल उसके बाद फिर पुरुष भी दूसरी शादी के लिए सोचता और स्त्री भी दूसरी शादी के लिए सोचती है। बच्चे अनाथालय में पलते हैं, माता पिता को अनाथालय भेज दिया जाता है। क्या यह हमारी संस्कृति में है? एक व्यक्ति बता दीजिए कि संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति अपने माता पिता को अनाथालय में भेजा हो, जहां तक हमें जानकारी हो। लेकिन अन्य संस्कृति और शास्त्रों के लोग ढेर पड़े हुए हैं। हम किस आधुनिकता में जी रहे हैं जो एक समाज की रक्षा नहीं कर सकते, तो राष्ट्र की रक्षा का स्वप्न देखने से क्या फायदा है। देखिए, मिलापक में दो वस्तु का विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति हो उसको ध्यान दे तो ज्यादा बढ़िया है। एक ग्रह मिलापक
और एक अष्टकूट मेलापक। मृत्युंजय जी ने अष्टकूट पर अपना व्याख्यान दिया, मैं थोड़ा ग्रह मेलापक पर आता हूं। मनुष्य के जीवन में जब हम किसी स्त्री से विवाह करने जाते हैं तो मूर्चिंतामणि में सबसे पहले श्लोक विवाह प्रकरण का रामदैवज्ञ ने कहा कि भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लग्न वसेन तस्या तस्माद विवाह समये परिचिंतते ही तदिग्नता उपगता सुतशील धर्मा। भार्या पत्नी कैसी हो? सुशील हो, गुणवान हो, कुल की उन्नति करने वाली हो। इसका विचार केवल जनमांग देख के ही किया जा सकता है कि इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, या वृद्धि कारणी है कि नहीं है, यह उन्नति कारक है कि नहीं है। वो स्त्री या पुरुष के कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। हम केवल 16 गुण से लेके 36 गुण के बीच में मिला देने से, अभी बहुत सारे हमारे जो विधर्मी हैं, हमारे धर्म के विपरीत में बोलते हैं, कहते हैं कि उनका 24 गुण मिला था, उनका 32 गुण मिला था, डाइवोर्स हो गया। अरे आप केवल एक पक्ष एक पर क्यों विचार करते हैं? अगर केवल ब्लड के जांच से कैंसर का पता चलता तो बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती। 25 जांच कराने के बाद तब जाकर के हम वहां पहुंचते हैं कि हमको ये डिजीज है, और तब उसका उपचार करते हैं। हम मात्र केवल अष्टकूट और गुण मिला करके विवाह कर लेंगे और बाद में ज्योतिषी से कहते हैं कि, पंडित से कहते हैं कि इन्होंने तो 24 गुण या 36 गुण मिलाया था। ऐसा नहीं है। ग्रह मिलापक ग्रहों की स्थिति देखना परम आवश्यक है। गुण अगर 16 भी मिलता है, 15.5 तक भी मिलता है, तो हम लोग अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम कह के, अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है तो विवाह के लिए कर देते हैं। मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं। अभी तक की अवस्था में सर आपका माइक म्यूट है। अब आवाज आ रही है जी। इसी में किसी का इसे फोन ऑफ किए हैं तो व्हाट्सएप पर कॉल आ जा रहा है। अब क्या किया जाए? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्रह मिलापक में हमारे यहाँ पहले मंगला मंगली का विचार किया जाता है। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाशकृत। लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल हो तो वह मंगली होता है, वर में हो या कन्या में हो। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि हम जिसका विचार कर रहे हैं, देखिए लग्न जो होता है शरीर का कारक होता है, और शरीर के द्वारा आवाज आ रही है? जी सर। जी गुरु। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था अभी हम खुद ही भूल गए। फोन से बड़ी दिक्कत होती है। मंगला मंगली के विषय में। हाँ समझ गए। हाँ, जो मंगल का विचार करते हैं, दो विधियां आती हैं। एक तो लग्ने व्यय चपाताले, माने लग्न से, बरहमे से। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी लड़की आंशिक है या हमारा लड़का आंशिक है। ऐसा शास्त्र में कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि वह आंशिक है कि पूर्ण है।
मंगली है तो मंगली है। अरे आपको या तो 102 डिग्री बुखार हो या 104 डिग्री बुखार हो, बुखार है तो है, उसमें सोचने की क्या बात है। हाँ, दवा तो आपको 1 से 2 पर भी चिकित्सक देते हैं और 104 पर भी देते हैं, 106 पर भी देते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर मंगला लड़का है तो मंगली कन्या से विवाह करना परम आवश्यक है। दूसरी चीज, एक जातक पारिजात में एक और श्लोक आता है, धनावसान स्मरया नरेंद्रगो क्षिति सुते जन्मनीय सदारा। वो धन भाव से विचार करते हैं, 2 आचार्यों का मत प्राप्त होता है। तो उसके बारे में भी मैं बता दूं, आप सभी ज्योतिष जिज्ञासु हैं, कुछ तो अच्छे आचार्य भी हैं ज्योतिष के। उत्तर भारत में लग्न से विचार किया जाता है और दक्षिण भारत में धन भाव से विचार किया जाता है। दोनों सत्य है, वो दोनों को नकारा नहीं जा सकता है। अब ग्रहों की स्थिति में क्या है कि हम केवल गुण पर आधारित न होकर के सप्तमेश की स्थिति देखनी पड़ती है। एक तो कि सप्तमेश की क्या स्थिति है। यदि सप्तमेश शत्रुगृही है, ध्यान दीजिएगा, यदि सप्तमेश शत्रुगृही है तो हम अगर 24 गुण भी मिलेगा तो ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। सब कभी एक चीज बहुत देखने को मिल रहा है, यदि सप्तमेश बृहस्पति शुक्र के घर में हो या सप्तमेश शुक्र बृहस्पति के घर में हो तो तलाक की स्थिति तो नहीं होती है, विच्छेद तो नहीं होता है, लेकिन पति पत्नी में आजीवन तनाव की स्थिति बनी रहती है। आप आज के 30 वर्ष 40 वर्ष पहले जो लोग भी जुड़े हैं, जिसके विवाह 30-40 वर्ष के पहले हो चुके हैं, पहले क्या होता था कि शिक्षा की इतनी व्यवस्था नहीं थी, स्त्री और पुरुष में समान शिक्षा का समावेश नहीं था। आजकल लड़का हो या लड़की हो, समान शिक्षा, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या जो भी क्षेत्र हो, समान शिक्षा हो गई है। जीविका के लिए भी दोनों अपना उत्सुक हैं, रहना भी चाहिए। हर आदमी को अपना पौरुष अपने बल पे करना चाहिए, लेकिन जब भी हमारे यहाँ ग्रह की स्थिति अनुकूल अगर नहीं रहेगी तब भी विवाह में बाधा उत्पन्न निश्चित रूप से होगा, भले वह कितना हो उसके पास धन हो। मित्रों, आप लोगों से बता दें, धन से जब तक आप पत्नी को धर्म स्वरूपा नहीं मानेंगे तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति संभव नहीं है। आप भले पद पा लें, धनार्जन कर लें, लेकिन जो मानसिक शांति है, तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा है और ब्रह्म सूत्र है, इसको हर गृहस्थ में रहने वाले को पालन करना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। अगर गृहस्थ आश्रम में रहना है तो एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालनी चाहिए। ग्रह मेलापक और अष्टकूट मेलापक जिसकी भी कुंडली में अगर अच्छी स्थिति है, अभी तक मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं दूसरी की बात नहीं करता, एक भी केस नहीं आए कि सब चीज से अच्छी होने के बाद भी उनके जन्म जीवन में उथल पुथल हो रहा है। अब एक यहां पर प्रश्न आ सकता है कि जन्म का समय, किसी लड़का या लड़की के जन्म के समय में अगर कोई अंतर हो
स्पष्ट न हो, संधि काल का लग्न हो और लग्न बदल रहा हो, ग्रहों की स्थिति बदल रही हो, तो वहां पर ज्योतिषी के लिए समस्या होगा। अगर गुण भी अच्छा मिल रहा हो, ग्रहों की भी स्थिति हो, लेकिन जन्म समय के कारण अगर जन्मांग में परिवर्तन आ जाएगा तो ये सब होने के बाद भी उसके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होगी। इसीलिए इन बिंदुओं पर भी ध्यान ज्योतिषियों को देना चाहिए। या जो लोग भी विवाह वर्ण करने, मैं नहीं कहता हूं कि प्रेम के मैं विरोधी नहीं हूं। हमारे यहाँ कहा गया है कि स्ववर्गात पंचमम शत्रु, एक मित्र बनाने के लिए भी वर्ग का विचार किया जाता है कि उस जिसको हम मित्र बना रहे हैं उससे आजीवन हमारी मित्रता रहेगी कि नहीं रहेगी। और जिस स्त्री से हम पूरे कुल परंपरा को संवर्धन और अपने संस्कृति को देने जा रहे हैं, उससे अगर में वर्ण का विचार नहीं करते हैं, ग्रह की विचार नहीं करते हैं, केवल भावना और काम इच्छा के लिए हम वर्ण कर लेते हैं, तो ना आपके घर का विकास होगा, ना आपके कुल का विकास होगा। मैं ये कहता हूं कि किसी भी अगर लड़के को किसी लड़की से विवाह करने की इच्छा है, अगर उससे प्रेम विवाह करना है, तो पहले कुंडली मिला के जान ले कि क्या इसकी स्थिति है जीवन में। अगर इसके साथ प्रेम करेंगे तो सफल रहेगा कि नहीं। लोग कहते हैं कि हम 4 साल इससे प्रेम किए, बाद में छोड़ के चली गई। तो क्यों नहीं, जब चली जाएगी जब उसकी स्थिति नहीं अच्छी है। तो मैं केवल कन्या के बारे में नहीं कर रहा हूं, इससे ज्यादा कन्याओं के साथ हो रहा है। विश्वास पर देखिए, केवल विश्वास से घर नहीं चलता है। शास्त्र की बातों को, अगर किसी चिकित्सक के पास जाइए, आप बीमार हैं और अगर बहुत विश्वास दिला दे कि आप ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, दवा मत खाइए ठीक हो जाएंगे, तो आप नहीं ठीक होंगे, दवा खानी पड़ेगी। वही हमारा जो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र है, वो मनुष्य के जीवन में औषधि का काम करता है। और जो भी व्यक्ति लापरवाही करेगा उसके साथ यह निश्चित होगा। आज के परिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, अंतरजाति विवाह। देखिए, अंतरजाति विवाह हर चीज की एक व्यवस्था होती है। मित्रता हो या शत्रुता हो या विवाह हो, बराबरी में हो तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी मैं यह इस समाज पे छोड़ देता हूं, इसलिए कि मेरा वो अधिकार क्षेत्र से ऊपर जाता है। अब आज के तरह हम जो अधिकार क्षेत्र नहीं है उस पर हर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। आजकल नाड़ी पर कहते हैं आधुनिक विज्ञान वाले कि जिसकी नाड़ी एक होती है उसके ब्लड ग्रुप एक होता है। अरे इन माने क्या समझाया जाए कि उस नाड़ी से या ब्लड ग्रुप से कोई संबंध नहीं है, ये हमारी एक विधा है। तो जब तक ये विधा किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई गई है, हमारे यहाँ महर्षियों के द्वारा बनाई गई है। और जो महर्षि दृष्टा थे, ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं, सभी जानते हैं, सूर्या पिता महाव्यासो वसिष्ठो पराशरा। तो जो साक्षात देव थे उनके द्वारा जो बनाई गई शास्त्र है, तो कुछ विचार करके ही बनाया गया होगा। अगर माता पिता अपने विचार से कुंडली मेलापक विचार करके असर किसी वर और कन्या का विवाह करता है, लड़का या लड़की का, तो वह निश्चित रूप से उसके सुख की अनुभूति के लिए करता है। आप प्रेम विवाह करने के पहले भी एक बार जरूर कुंडली मिला लीजिए, तब या उसके पास प्रपोजल दीजिए कि मैं तुमसे विवाह करने वाला हूं या करने वाले हूं। और नहीं तो
जो स्थितियां समाज में दिख रही हैं सब परिचित हैं, सोशल मीडिया से लेकर के और सुन करके भी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। अगर आप लोगों को विवाह मेलापक संबंधी कोई अगर जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इस पर जो भी होगा बता दूंगा कि किस किस मूल बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके